दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की यात्रा हमारी जारी है और इस यात्रा में आज तीसरी क्लास हम देखेंगे। देखिए, जब भी किसी संविधान का निर्माण होता है, चाहे वो हिंदुस्तान का संविधान हो, चाहे फ्रांस का संविधान हो, चाहे अमेरिका का संविधान हो, वो अपने पीछे पूरी एक कहानी लेकर चलता है। इस कहानी में न केवल इतिहास के तत्व शामिल होते हैं, बल्कि उस देश की संस्कृति, उस देश की सभ्यता, इन सब सारी चीज़ों का एक दर्पण होता है भारत का या किसी भी देश का संविधान। जब संविधान की चर्चा करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे वर्तमान संविधान को कहाँ से लिया गया, कैसे निर्मित किया गया, किन लोगों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किन की भूमिका गौड़ रही और ये संविधान किस यात्रा का पर्याय रहा। इस यात्रा में हमने आपको पहले दो क्लासेज में पहले तो आपको इवोल्यूशन बताया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद किस तरह से नए नए कानून बनाए गए। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए कानून बनाए, लेकिन उन कानूनों का बाद में हमको लाभ भी मिला। वो कानून हमारे लिए एक आधार बने, नए सपने के आधार बने, नए तरीके से देश को आगे बढ़ाने का आधार बने। और बाद में हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान कैसे इसको बनाया गया, किन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे बात वो अम्बेडकर साहब की हो, नेहरू की हो, पटेल की हो, राजेंद्र प्रसाद की हो, सबकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंचायती राज से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित है भारत के संविधान में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। भारत का संविधान भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसमें ओरिजिनल है। मैं इसको ओरिजिनल ना कह के ये कहूंगा कि भारत के संविधान ने देश काल सापेक्ष चीजों को अन्य संविधान से लिया और अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की। मैंने कल के क्लास में ये बताया था कि भारत का संविधान अपने आप में दुनिया का पहला संविधान है जिसने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। यूरोप, अमेरिका, कई देशों के संविधान में, कई देशों के उद्विकास की यात्रा में महिलाओं को हमेशा गौर समझा गया और सभ्यता के निरंतर प्रयास के बाद, निरंतर उद्विकास के बाद जाकर उनको ये भूमिका मिली, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला। लेकिन हम अपवाद रहे और हम इस पर गर्व कर सकते हैं। भारत के संविधान में जैसे ही संविधान लागू हुआ, बराबरी का अधिकार महिलाओं को प्रदान किया गया। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ये तो एक तथ्य है। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी भारत के संविधान को लिया गया है। कई बार आरओ की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो क्रैश कोर्स है चूंकि, तो बहुत तेजी से हम चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के प्रश्न इसमें आए हैं। देखिए, ये देखने का प्रयास है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है, भारतीय संविधान का निर्माण, एवोल्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप, इसका जो निर्माण उद्विकास हुआ है वो किस गतिविधि के द्वारा हुआ है। तो इसमें देखेंगे कौन से देश से क्या चीजें ली गई हैं। देखिए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। अब आपको इसको बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन का लंबे समय तक हिंदुस्तान पे शासन था, ब्रिटेन का आधिपत्य था। ऐसे में स्वाभाविक था कि भारत की नागरिक, भारत की जनता ब्रिटिश कानूनों की अभ्यस्त है। और जब किसी भी देश की जनता किसी कानून की अभ्यस्त होती है तो ये देखा जाता है कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके उस चीज़ को वैसे ही लिया जाता है। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, पहली चीज़ तो आप दिमाग में रखें। इसके अलावा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का क्या मतलब है? बहुत सारे देश, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो संघात्मक व्यवस्था जब होती है, फेडरल सिस्टम होता है। फेडरल सिस्टम में आप अच्छे से जानते हैं कि फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा संविधान के द्वारा होता है। चाहे अमेरिका के संविधान की बात हो, कनाडा भी कुछ हद तक, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, इसमें इस सिस्टम को अप्लाई किया गया है। और अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत एक को फेडरल स्टेट है। मैं आगे किसी क्लास में इसको बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, यानी केंद्र स्तर पर ही नागरिकता है। अभी राहुल गांधी की नागरिकता का विवाद आपने सुना होगा, जिसमें कुछ लोगों ने याचिका दायर की इलाहाबाद हाईकोर्ट में और कहा कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन हैं, और अगर राहुल गांधी सिद्ध हो जाते हैं कि वो ब्रिटिश सिटीजन हैं तो उनकी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक हैं। अगर किसी अन्य देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली तो स्वतः आपकी नागरिकता, हिंदुस्तान की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। इसके अलावा द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदनीय प्रणाली क्या है? लोकसभा, राज्यसभा। जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, वैसे ही सेम चीज लोकसभा और राज्यसभा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि राज्यसभा को यहाँ उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक वैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन का हाउस ऑफ जो कॉमन्स होता है उसको निम्न सदन, लोअर असेंबली कही जाती है, और जो
लॉर्ड सभा है उसको उच्च सदन कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का जो थ्योरी है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लास्ट, कानून सर्वोच्च है, सबसे सर्वोच्च कौन है? कानून है। कानून का शासन ही होगा, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, भारत का एक आम नागरिक हो, आम शहरी हो, हर चीज कानून के द्वारा शासित होगी, कानून के द्वारा नियंत्रित होगी, कानून के द्वारा विनियमित होगी, इसलिए कानून सर्वोच्च होगा। तो ये चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। अब आगे आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बात करते हैं। देखिए, भारत के संविधान का एक बहुत कोर आइडिया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है, ये शक्ति अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मैं ये कहूंगा कि ली गई है के बजाय प्रेरित कहूंगा, इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कहूंगा। न्यायिक पुनरावलोकन जिसकी मैंने चर्चा की, अगर न्यायपालिका की संरचना जैसी अमेरिका में है वैसे ही हिंदुस्तान में है, तो निश्चित तौर पर जुडिशियल रिव्यू की जो थ्योरी है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो थ्योरी है, वो निश्चित तौर पर अमेरिका से ही ली गई होगी। एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग है ये। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका में जैसे उपराष्ट्रपति का पद होता है वैसे ही भारत में भी है। इसके अलावा महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति के ऊपर चलाई जाती है, इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है, उसका जो पूरा कंसेप्ट है, वो भी इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है, आप कमेंट करके बताइए कि इम्पीचमेंट के लिए भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद का प्रावधान है? इम्पीचमेंट ये आप बताइए कमेंट करके। आई विल एक्सपेक्ट योर कमेंट। आगे है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, यानी हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कनाडा से क्या लिया गया है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए, भारत की जो व्यवस्था है वो संघात्मक तो कही जाती है, फेडरल कही जाती है, लेकिन अगर व्यवहारिक अर्थ में आप देखेंगे तो ये संघात्मक नहीं, यूनिटरी यानी एकात्मक व्यवस्था को ही इंगित करता है। कैसे? इमरजेंसी सिचुएशन में सेंट्रल प्रिवेल करता है, राज्यपाल की नियुक्ति सेंट्रल करता है, और अगर राज्यपाल की नियुक्ति सेंट्रल करता है और राज्यपाल एक ऐसा संवैधानिक अधिकारी है राज्य के मामले में, तो आपने बहुत सारे राज्यों में केस देखा होगा। अभी हालिया में पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना, 4 स्टेट ऐसे थे जहां पे राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और कहा गया कि राज्यपाल केवल केंद्र का मोहरा बन के रह गया है। बहुत विवाद में भी चीज रहती है। दिल्ली के राज्यपाल अक्सर चर्चा में रहते हैं, केजरीवाल वहां के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अक्सर उन पर आरोप लगाया करते थे। ये यही मामला है, राज्यपाल की नियुक्ति सेंटर करता है, इसलिए भारत की संघात्मक व्यवस्था अपने आप में कई बार प्रश्न में आ जाती है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर भारत में फेडरल सिस्टम है, और ये जो व्यवस्था है वो लिया गया है कहां से? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था की मैंने चर्चा की। संघात्मक व्यवस्था को फेडरल सिस्टम है, मैंने कहा को फेडरल सिस्टम। को फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन में सेंटर प्रिवेल करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति सेंट्रल करेगा। तो कई बार सेंटर को जो है ज्यादा एज मिल जाता है। जैसे अवशिष्ट शक्तियों की बात की जाती है, 3 शक्तियों के अतिरिक्त जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट सूची, वो सेंटर उस पर प्रिवेल करता है। इसलिए जो है ये संघात्मक व्यवस्था ये है। आगे लिखा भी है, देखिए, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। ये चीज कहां से ली गई है? अब आप कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट मीटिंग होती है या ज्वाइंट जो बैठक होती है किसी भी विधेयक को पारित करने में या फिर किसी राष्ट्रीय विषय पर, वो जब बुलाई जाती है तो वो जो पूरा सिस्टम है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची की व्यवस्था, जिस पर कानून बनाने का हक संघ को भी है, राज्य को भी है, यानी सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जैसी चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। थोड़ा हास्यास्पद है,
लेकिन मूल अधिकारों का स्थगन जब इमरजेंसी सिचुएशन देखिए होती है। इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भले करते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में राष्ट्र की जो सॉवरेंटी होती है, राष्ट्र की सॉवरेंटी यानी संप्रभुता, जब राष्ट्र की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी, समझिएगा इस बात को, राष्ट्र की संप्रभुता अगर खतरे में आ गई तो समझ लीजिए वो राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि स्टेट के 4 पार्ट होते हैं, लैंड जिसको भूमि कहा जाता है, सिटीजन पीपुल जो भी कह लीजिए आप, लोग, सरकार, और इंपॉर्टेंट है सॉवरेंटी संप्रभुता। अगर संप्रभुता किसी देश की छिन गई तो भैया वो देश देश नहीं रहेगा, और अगर देश देश नहीं रहेगा तो फिर शासन व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ क्या होगा। इसीलिए देश इंपॉर्टेंट है। जब कई लोगों को लगता है कि देश इंपॉर्टेंट होने का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब यही होता है देश महत्वपूर्ण है। और अगर देश महत्वपूर्ण है तो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन है वो कुछ इसी उद्देश्य से रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ क्या लिया गया है। आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ के सोशलिस्ट मॉडल से बहुत प्रभावित थे। जब अपनी पत्नी कमला नेहरू का यूरोप में इलाज करवाने नेहरू गए थे तो 15 दिन की छुट्टी उन्होंने सोवियत संघ में बिताई थी। और सोवियत संघ में छुट्टी बिताते हुए उन्होंने जो स्टालिन का मॉडल था, स्टालिन का जो क्या मॉडल था, स्टालिन का मॉडल ये था, समाजवादी मॉडल था, समाजवादी, जिसमें पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट था वो नेहरू जी को बहुत प्रभावित कर रहा था, पंचवर्षीय योजना। और नेहरू जब हिंदुस्तान आए, आप देखेंगे कि 1935 के बाद नेहरू के दृष्टिकोण में समाजवादी जो मॉडल था वो बहुत अंदर तक घुस गया था, और इस बात को उन्होंने जाहिर किया। उद्देश्य प्रस्ताव में आप चाहे देख लीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव जो रिजोल्यूशन था उसमें आप चाहे देख लीजिए, चाहे भारत के प्रेम्बल में देख लीजिए, भारत के संविधान में देख लीजिए, सोशलिस्ट मॉडल आपको साफ साफ तौर पर दिखेगा। तो सोवियत संघ से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आप फंडामेंटल राइट आपके पास है, अगर आपके पास मौलिक अधिकार है, तो भैया आपको मौलिक कर्तव्य भी करना पड़ेगा। केवल अधिकार का दावा करने से काम नहीं चलने वाला है। क्या करना पड़ेगा, कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा। अगर आप अपने पिता की जायदाद में अधिकार का दावा करते हैं तो पिता के प्रति कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा होती है प्रेम्बल में। जब मैं आपको बताऊंगा तो उसको विस्तार से बताऊंगा कि क्या इसको कहा जाता है। 3 प्रकार के न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। सामाजिक न्याय का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ कह सकते हैं, यानी हर किसी के पास जीवन जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संसाधन हो, सुलभ संसाधन हो, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास हो पाए। और फिर आर्थिक उसमें मैंने आपको बताया। सामाजिक का मतलब है कि जेंडर के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कोई किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के खिलाफ जो बात करता है वो इसी बात की ताकीद करता है, इसी बात पर मोहर लगाता है। तो ये समझिएगा। आगे है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस है। और फिर क्या है कि आदर्श को जो है, तो वो सोवियत संघ से जो लिया गया है वो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है, और फिर जो लिया गया है न्याय। और फिर दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से जो संविधान संशोधन की हिंदुस्तान की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन 300 आर्टिकल 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन कैसे होगा, किन विधियों के माध्यम से होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, किस तरह होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इज इट क्लियर? आई होप कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श, इक्वालिटी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी। इस बात को कहां से लिया गया है, फ्रांस से। और गणराज्य की अवधारणा, गणराज्य, रिपब्लिक की बात मैंने की थी, रिपब्लिक। जैसे व्यवहारिक स्तर पर मैंने कहा था कि ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेसी है, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर ब्रिटेन डेमोक्रेसी नहीं है। ब्रिटेन मोनार्क ब्रिटेन में है, मोनार्की ब्रिटेन में है, क्योंकि वहां राजा जो होता है, राजा जो सैद्धांतिक तौर पर प्रधान है, जिसके हस्ताक्षर से वहां हर नीति को इंप्लीमेंट किया जाता है, राजा वंशानुगत होता है, जनता उसका चयन नहीं करती है। जबकि हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह लीजिए जनता द्वारा चुना जाता है और वंशानुगत नहीं होता है। राष्ट्रपति आज प्रतिभा द्रौपदी मुर्मू है और कल कोई और हो सकता है। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू के पुत्र हो जाएंगे राष्ट्रपति, या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी तो उनके पुत्र हो जाएंगे राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी थी तो उनकी बेटी राष्ट्रपति हो जाएगी, या ये सिस्टम भारत में नहीं है।
तो भारत में रिपब्लिक है, यानी जो देश का प्रधान होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इस चैप्टर से हमेशा किसी भी परीक्षा में 2 प्रश्न तो आने तय है, और समीक्षा अधिकारी के प्रश्नों का इतिहास रहा है कि 140 प्रश्न अगर जीएस के हैं तो संविधान के प्रमुख भाग से 2 प्रश्न तो आते ही रहे हैं। और अगर 2 प्रश्न आते रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन 2 प्रश्नों को अगर आप गलत करके आएंगे तो आप समझिए कि आप कहाँ चले जाएंगे। मैंने बार बार कहा कि जो पॉलिटी का सब्जेक्ट होता है उसको लोग बहुत हलवा समझते हैं, और अगर हलवा खाने में आपने गलती कर दी तो समस्या हो जाएगी, समझ लीजिए निश्चित तौर पर। कहीं ऐसा ना हो कि चीनी बहुत ज़्यादा मिला दें, तो चीनी बहुत ज़्यादा नहीं मिलाने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा हलवा है जो बहुत कष्टकारी भी हो सकता है, इसलिए इसको बहुत ढंग से खाइए, अच्छे से खाइए, जैसे पच भी जाए। और पचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस क्लास कंटेंट एज वेल। तो हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की आज चर्चा करेंगे। प्रमुख भाग की चर्चा करते हुए जान लेना चाहिए कि संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, और आज अगर कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से हम देखें तो कुल 25 भाग हैं भारत के संविधान में। लेकिन अगर फंडामेंटली हम देखें, जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो 22 भाग ही थे। अब भारत के संविधान के भाग और उसके संदर्भ में जो विषय होते हैं उनकी चर्चा मैं करता हूं। देखिए, भाग 1 क्या है? भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बातें कही गई हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है और अनुच्छेद 1 से 4 तक की बातें कही गई हैं। भाग 2 सॉरी भाग 2 सिटीजनशिप यानी नागरिकता। सिटीजनशिप यानी नागरिकता। अभी आपने सुना होगा कि CAA एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेकर सेंटर आई थी, और काफ़ी उस पर बवाल मचा था, काफ़ी विद्रोह जैसी चीज़ थी और प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो ये इसी अनुच्छेद में संशोधन को लेकर था। तो भाग 2 नागरिकता के संदर्भ में अगर देखें तो आर्टिकल 5 to 11 है। 5 से 11 तक अनुच्छेद में आपको नागरिकता के दर्शन होंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स आता है। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 है, सब इसको जानते हैं, इसको सबने याद किया होगा, ये मुझे लगता है पता है। फिर ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। फिर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसमें 36 से 51 तक का जिक्र है। और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को भाग 4 का में रखा गया है। मैं एक सवाल पूछूंगा, किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। भाग 5 में संघ की चर्चा की गई है, संघ की यानी सेंटर की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद के संदर्भ में हम देखते हैं कि आर्टिकल 52 से 151 के बारे में चर्चा की गई है। फिर इसमें क्या क्या अध्याय हैं? इसमें कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव भी 2 तरह की होती है, आप समझ लीजिए, एक डी ज़्यूर और डी फैक्टो। अब ये क्या है भैया? डी फैक्टो का मतलब है जो असल में शक्ति जिसके पास हो, वास्तविक प्रधान। और डी ज़्यूर का मतलब क्या है? सैद्धांतिक प्रधान। और अच्छे से अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझिए कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो डी ज़्यूर जो है चीफ है। डी ज़्यूर यानी संविधान के सिद्धांत के हिसाब से राष्ट्रपति चीफ है, लेकिन डी फैक्टो कौन है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट है। सेम ऐसे ब्रिटेन में राजा डी ज़्यूर है, और डी फैक्टो कौन है? वहां के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है। समझ गए होंगे आप। अध्याय 2 में संसद की चर्चा है। फिर राष्ट्रपति के विधायी अधिकार की चर्चा है, संघीय न्यायपालिका है, इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। ये भाग 5 की चर्चा हम कर रहे हैं। और फिर भाग 6 आता है। भाग 6 जिसमें स्टेट की बात की जाती है। स्टेट, इसमें क्या क्या है? इसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 152 से 237 तक है। इसमें सामान्य बातचीत की गई है। फिर कार्यपालिका की चर्चा है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका स्टेट में कौन होती है? अगर वो स्टेट पूर्ण राज्य है, केंद्र शासित नहीं है, तो वहां चीफ मिनिस्टर, और ये क्या होते हैं? ये डिफैक्टो होते हैं, चीफ मिनिस्टर प्लस कैबिनेट। और जो गवर्नर होते हैं ये डी ज़्यूर चीफ होते हैं। तो कार्यपालिका हो गई। राज्य विधानमंडल, कुछ स्टेट में द्विसदनी व्यवस्था है, कुछ स्टेट में एक सदनी व्यवस्था है, इसको याद रख लीजिएगा। राज्यपाल के विधायी अधिकार, राज्यपाल के जो लेजिस्लेटिव राइट्स होते हैं वो भी इसमें रखे गए हैं। फिर उसके बाद है राज्य के उच्च न्यायालय, ये सब भाग 6 में है। अधीनस्थ न्यायालय प्रथम अनुसूची के भाग 6 में
राज्य, निश्चित है, ये निकाल दिया गया संविधान से इनको। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है भाग 7 में, प्रथम अनुसूची के भाग ख में, ये भाग 7 की चर्चा मैं कर रहा था, सॉरी, भाग 7 की चर्चा कर रहा था। प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य ये निश्चित है, इसको मतलब एग्जाम में लगभग नहीं पूछता इसको, तो इसको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। भाग 8 में संघ राज क्षेत्र की चर्चा है, आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में पंचायतों की चर्चा है, पंचायतों के बारे में आप लगभग आपको मालूम होगा। अब मैं पूछूंगा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। मैं संवैधानिक संशोधन की बात कर रहा हूं, आप बताइएगा। ये 243 से 243 अड़ा तक है। फिर नगर पालिकाएं हैं 9 का में, और फिर ये है 243 ता से 243 या छा। फिर सहकारी समितियां हैं 243 या जा से 243 या ना। फिर भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, ये 244 आर्टिकल से 244 का तक है। फिर भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक अक्सर इसमें सवाल पूछा जाता है केंद्र राज्य संबंधों में, तो आर्टिकल 245 से 263 तक का इसमें दिया गया, ये आप याद रखें। इसमें अध्याय है, एक विधायी संबंध है, फिर प्रशासनिक संबंध है। फिर भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, इसमें संघ राज्य क्षेत्र को जो है इसमें रखा गया है। तो ये भाग 8 गलत आ गया है यहाँ पीपीटी में, ये गलत है। भाग 8 तो मैंने बता चुका हूं पहले से। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की चर्चा की गई है, और आर्टिकल 264 300A। अब 300A में आपको बताइए क्या है। 300A में क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी वाज द फंडामेंटल राइट्स, 7th फंडामेंटल राइट्स। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया था? बताइएगा आप कमेंट करके। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वित्त की चर्चा की गई, फाइनेंस की चर्चा की गई है। फिर अध्याय 2 में इसमें उदार की चर्चा की गई है। फिर अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद की चर्चा की गई है। फिर अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया है। फिर भाग 13 में आते हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा की गई है, भाग 13 में। आगे बढ़ते हैं। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा की गई है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा की गई है। इसमें अध्याय 1 है सेवाएं, लोक सेवा आयोग, अधिकरण, निर्वाचन, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, राजभाषा, ये जो है सेवाएं और लोक सेवा आयोग 2 चीजें हैं। फिर भाग 14 का है, जिसमें अधिकरण की चर्चा की गई है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है, और उसके अंतर्गत अध्याय 1 संघ की भाषा और फिर क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ये हैं। फिर अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा है। फिर अध्याय 4 में विशेष निर्देश हैं। फिर भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। फिर भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन है, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी, संशोधन कैसे होगा, सारी चीजें भाग 20 में डिस्कस की गई हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण है, और भाग 20 में संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये कुल मिला के संविधान के भाग थे, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब संविधान में जो मुख्य अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा करेंगे। आपको अच्छी तरह मालूम है कि अनुच्छेदों से अक्सर प्रश्न आते ही आते हैं। अभी यूपीपीसीएस में एक प्रश्न आया था आर्टिकल 340 को लेकर, ओबीसी कमीशन की चर्चा करते हुए प्रश्न आया था आर्टिकल 340 को लेकर। उसमें 338B की भी चर्चा थी, चर्चा नहीं थी विकल्प में, लेकिन आंसर ये हो सकता था। इस तरह के कई प्रश्न जो है विवादित आयोग पूछता रहता है, तो इन प्रश्नों को जो है हमको देखना है, और ये भी देखना है कि कम से कम अनुच्छेद के जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आप याद करें, आर्टिकल्स को आप ध्यान में रखें, और जिससे आपके प्री के प्रश्न जो है गलत ना हो। तो आप समझिए भारत में संविधान में वर्तमान में 26 नवंबर 2011 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से, गणना क्या होता है भैया, और नॉर्मल 395 है, तो गणना का क्या इसमें अर्थ है, ये समझिए आप। जैसे कोई अनुच्छेद है, मान लीजिए ए, आप समझिएगा ध्यान से, अनुच्छेद ए है। इस अनुच्छेद में मान लीजिए 3 बार संशोधन किए गए,
तो इसमें क्या जोड़ा गया, A1 A2 A3, 3 अनुच्छेद इसमें नए जुड़ गए। अब अगर सामान्य अर्थ में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया ये ए ही है, अकेले ए है, लेकिन अगर इसमें A1 जोड़ा गया, A2 जोड़ा गया, A3 जोड़ा गया, इसका मतलब है कि अगर आप कुल कैलकुलेशन करेंगे तो कितने अनुच्छेद हो जाएंगे, एक तो ए है ही ओरिजिनली, और 3 ये हो गया, A1 A2 A3, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसीलिए देखिए हमने क्या लिखा है कि गणना की दृष्टि से 468 है, जब कैलकुलेशन आप करेंगे तब 468 हैं, ओरिजिनली 395 ही हैं। तो ये चीज आप क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर, ABC लगाकर, जैसा मैंने आपको बताया, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं क्या किया जाता है, उसमें एक नया अनुच्छेद, मैं एग्जांपल से और इसको स्पष्ट करता हूं। जैसे आपको याद होगा कि आर्टिकल 15 और 16 में संविधान संशोधन 103, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103, जिसमें आर्थिक आरक्षण की बात की गई थी। 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, इसमें 2 अनुच्छेदों में संशोधन की बात की गई थी, संशोधन किया गया था। कौन कौन से, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 में क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 15 में जोड़ दिया गया था 6, और आर्टिकल 16 में 6, 5, 6। तो अब आपको ये लगेगा कि अब अगर 2 चीज जोड़ दिया गया, 2 अनुच्छेदों को अमेंड कर दिया गया तो गणना की दृष्टि से बढ़ गए वो। लेकिन ओरिजिनली जो देखा जाए, अगर आप ओरिजिनली देखेंगे तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये 2 ही हैं, लेकिन इसमें भी कई उप अनुच्छेद हैं, इसीलिए गणना की दृष्टि से 468 हैं, और वैसे अगर देखा जाए, ओरिजिनली देखा जाए तो 395 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख अनुच्छेदों को हम देखेंगे। इस क्लास को बहुत ध्यान से आप देखिएगा और 2-3-4 बार देखिए क्लास को, आपको चीजें याद हो जाएंगी। और एक बात, तुक्का बहुत मारने के प्रयास में मत रहिए। बहुत सारे लोग आपको ट्रिक बताएंगे, कुछ एक्ट्रेस की ट्रिक बताएंगे, वो सब मत करिए। बार बार बस रिवाइज करिए, जितनी बार पढ़ेंगे उतना भला होगा। प्री में इस चीज को करिए, प्री में जितनी बार आप पढ़ेंगे, 10 बार 20 बार पढ़ेंगे, आपको फैक्ट्स याद होंगे। अनुच्छेद 1 में किसकी चर्चा की गई है, संघ का नाम, इंडिया दैट इज भारत, और राज्य क्षेत्र, इसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में किसकी चर्चा की गई है, नए राज्यों का प्रवेश। अगर कोई नया राज्य भारत में प्रवेश करना चाहता है या प्रवेश करता है तो उसकी स्थिति क्या होगी, कैसे वो कर पाएगा, किन परिस्थितियों में कर पाएगा, ये कहां समझाया गया है, ये अनुच्छेद 2 में समझाया गया है। कहां, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या किया गया है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन को अनुच्छेद 3 से संबोधित किया गया है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं। अब देखिए आपको 2 चीजें लग रही हैं यहाँ पे, नए राज्यों का प्रवेश यहाँ पे है। देखिए प्रवेश एक शब्द है, प्रवेश एक शब्द है, प्रवेश, और एक शब्द क्या है, निर्माण। इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर यह है कि जब निर्माण किया जाएगा तो इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत ही किसी राज्य का निर्माण किया जाएगा, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसमें प्रवेश की बात की जा रही है। प्रवेश की बात अगर की जा रही है अनुच्छेद 2 के तहत, प्रवेश का मतलब कोई बाहरी राज्य जो भारत का हिस्सा ना हो। तो ये चीज आप समझिएगा, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे आपकी। फिर अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत क्या है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। संविधान में प्रारंभ के समय नागरिकता की जो स्थिति थी वो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 14, देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ही रखा गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ। ये चीज आपको याद रखना, अगेंस्ट लॉ या रूल ऑफ लॉ। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 15 में किया गया है। आगे क्या है, आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब नौकरी, जॉब, ये सब सारी चीजें इसमें आती हैं। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी। देखिए भारत का संविधान जो था, मैं आपको बार बार जब इस बात को कहता हूं कि भारत का संविधान भारत के संविधान निर्माताओं के सपनों का संविधान था। वो इस संविधान के माध्यम से इस देश को खूबसूरत बनाना चाहते थे,
और इस खूबसूरत बनाने की प्रक्रिया में भारत का संविधान उनके लिए एक आईना था। उर्दू में संविधान को आईन कहा भी जाता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी अनुच्छेद आपको मिल रहे हैं आप उनको इमेजिन करिए और सोचिए कि भारत के संविधान जो निर्माता थे वो कितनी शिद्दत के साथ हिंदुस्तान को एक खूबसूरत देश बनाना चाहते थे। आप ये बात समझिएगा। फिर आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत की बात की गई है, जिसमें टाइटल उटल नहीं होगा भैया, कोई टाइटल नहीं होगा। ये सर्वर का टाइटल अंग्रेजों के समय था। भारत का संविधान लागू हुआ तो कोई टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा, कोई सर मैडम यहां नहीं है, सब बराबर है, समझिएगा। इस आर्टिकल में इस बात की व्यवस्था की गई थी। आर्टिकल 19 में क्या किया गया था? वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अब वाक स्वातंत्र मतलब बोलने की आजादी, जिसमें राइट टू प्रेस भी आता है, फ्रीडम के अंतर्गत। क्या आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मत बोल दीजिए कि किसी कम्युनिटी को हर्ट कर दे, किसी जेंडर को हर्ट कर दे। तो आर्टिकल 19 में इस बात की बात की गई। राइट टू प्रोटेस्ट भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है। सुप्रीम कोर्ट के कई केस लॉज में, कई वादों में इस बात को इंगित किया गया है, इस बात को धारित किया गया है, इस बात को स्पष्ट किया गया है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 19। इंटरनेट की आजादी भी एक 2019-20 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया इंटरनेट की आजादी भी फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि बहुत लंबे समय तक जब इंटरनेट बंद हुआ तो वहां का एक केस लॉ सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की और कहा कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत इंटरनेट का प्रयोग भी एक फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो बड़े इंटरेस्टिंग केस लॉज भी आए हैं, इसके बारे में भी आप जानते रहिए। फिर आर्टिकल 20 है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संरक्षण क्या मिलेगा? आपको वकील मिलेगा। अगर आप वकील करने में अक्षम है तो स्टेट आपको वकील देगा, आपको यूं ही फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाएगा। अजमल कसाब को जब फांसी दी गई, बहुत सारे लोगों ने आलोचना की कि भाई अजमल कसाब को इतने लंबे समय तक फांसी क्यों नहीं दी गई। तो भारत में इसी आर्टिकल में सबको अधिकार है कि अपनी बात रखेगा। डेमोक्रेसी में हर शख्स, हर नागरिक, हर व्यक्ति, नागरिक ना भी हो दूसरे देश का, तब भी वो कानून के दायरे से गुजर कर ही उसको सजा मिलेगी, ये बात याद रखिए। फिर आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 तो बहुत ब्रॉड है, समझ लीजिए। आर्टिकल 21 के तहत न जाने कितने केस लाज आए हैं, चाहे वो विदेश यात्रा करने की आजादी हो, चाहे पर्यावरण की पर्यावरण संरक्षण की बात हो। आर्टिकल 21 में वो गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की बात हो। यूथनेशिया का एक मामला था सुप्रीम कोर्ट, आप याद करिए, कि जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जीवन जीने के लिए इच्छुक नहीं है, अगर बहुत ऐसी स्थिति में है तो उसको मृत्यु दी जा सकती है, यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु। ये भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत था, जिसमें कहा गया था कि अगर गरिमापूर्ण जीवन अगर हक हमारा है तो गरिमापूर्ण मृत्यु भी हक हमारा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसीडर किया। हालांकि वो स्थिति परिस्थिति बहुत अपवाद परिस्थिति में ही होता है, ऐसा नहीं है कि यूं ही किसी को जो है मार दिया जाए, ऐसा नहीं। तो आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट रखता है। अगर इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे आर्टिकल 21 से बहुत कुछ आपको मिलेगा। बहुत सारे केस लॉज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती हैं। फिर आर्टिकल 21A, इसमें क्या है? इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सोचिएगा, पॉइंट आउट भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। फिर है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की चर्चा की गई है। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम प्रतिषेध, यानी आप बच्चों से श्रम नहीं करवा सकते, यू कांट फोर्स फॉर लेबर। जो बच्चे हैं, एडोलसेंट हैं, उनके साथ आप श्रम के लिए उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये आर्टिकल 23 में लिखा गया है। कई बार ये प्रश्न आया है, समीक्षा अधिकारी में तो जानते हैं आप, मिलाने वाला प्रश्न आ जाता है, फूट लगाने का सवाल आ जाता है, तो कुछ भी गलत करके नहीं आना, सब कुछ बहुत अच्छे से करना है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध। ये आर्टिकल 23 और 24 को मिलाकर पढ़िए तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये सेकुलर चरित्र को दिखाता है। भारत के संविधान का जो सेकुलर चरित्र है, सेकुलर जो चरित्र है, धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है, पंथ निरपेक्ष जो चरित्र है, उसको स्पष्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस लॉ भी गया था। सुप्रीम कोर्ट में केस लॉ जाने के बाद वहां बताया गया क्या सेकुलर वर्ड भारत के
बेसिक भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्या बुनियादी ढांचा सिद्धांत का हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाँ, भारत में सेकुलर शब्द नहीं हटाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं उनकी रूलिंग है, चंचूड़ के बाद। फिर अनुच्छेद 26 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। फिर अनुच्छेद 32 है, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, कई लोग इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ये आर्टिकल 32 में इस बात को रखा गया है। आर्टिकल 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल 39 का में क्या रखा गया है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। इसी के तहत एक संगठन बनाया गया है नालसा। नालसा, इसका काम लॉ से रिलेटेड है, विधि से रिलेटेड है। हर व्यक्ति को वकील पाने का हक है, वकील पाने का हक है। आपके पास पैसा हो या ना हो, अपराध करोगे वकील आपको मिलेगा, आपका केस लड़ेगा। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अपराध करिए आप, एक बात मैं कह रहा हूं। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। आर्टिकल 14 में महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए इस एक्ट को रखा गया था भारत के संविधान में। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 43 खा में सहकारी समितियों का संवर्धन है। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। नागरिकों के लिए एक समान संहिता का प्रावधान है। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान की बात की गई है। आर्टिकल 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। आर्टिकल 51 का में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। किसकी? मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी इसमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की चर्चा की गई है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की चर्चा की गई है राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के योग्यता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 7 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 61 में क्या किया गया है? राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। मैंने इसी सवाल में पूछा भी था, इंपीचमेंट किस एक्ट के तहत किया जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आकस्मिकता क्या हो सकती है? राष्ट्रपति की डेथ हो सकती है, राष्ट्रपति बीमार हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो उसमें क्या स्थिति बनेगी आर्टिकल 70 में। आर्टिकल 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। इसमें राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, सजा को कम कर सकता है। इन सारी चीजों को आर्टिकल 70 में रखा गया है। आर्टिकल 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में 72 में इसकी बात मैंने कर दी। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में लिखा गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83(1) में राज्यसभा एक स्थायी सदन। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी एमपी बनने के लिए क्या चाहिए। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर करने की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है।
अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जब कोई सदन नहीं चलता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहा जाता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लोकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 एक राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों के अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांतिकाल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 2 से या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का राज्यसभा, वो ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 खा पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 झ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 टा पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 या घा जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 सहकारी समितियों का निगमन। 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड जिसे कहा जाता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, जिसके बारे में आप जानते होंगे। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, जिसको पहले फंडामेंटल राइट किया गया था, आज में 300A के तहत कर दिया गया। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जो IAS वगैरह होती हैं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के बीच निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, हालांकि इसको अब खत्म कर दिया गया है, 104th अमेंडमेंट के तहत। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसको भी हालांकि खत्म कर दिया गया है, अब कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338B पिछड़े वर्गों के लिए आयोग, OBC आयोग। ये प्रश्न भी इस बार थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछा था, ये आर्टिकल 340 के तहत।
अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, यह भी पीसीएस में आया था। इसी में 3-4 प्रश्न पीसीएस में आए थे। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। और अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुसूची। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और भी कुछ बात कहनी हो करनी हो तो आप करिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, अनुसूची शेड्यूल की चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी परीक्षाओं के लिए अनुसूचियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। अभी फिलहाल अभी के लिए नमस्कार।